रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लद्दाख के मामले पर दिल्ली में अहम मीटिंग हुई है। वजारत दाखिला के साथ ये अहम मीटिंग हुई है। LAB के DA लीडरान मीटिंग में शामिल हुए हैं। सरकार से पहली मीटिंग को मुस्तबत बताया है। वहीं सरकार ने हमारी सारी बातों को बहुत गौर से सुना है, ये जानकारी सामने आई है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लद्दाख के मामले पर आज दिल्ली में अहम बैठक हुई है। इस मीटिंग में वजारत दाखिला के साथ तमाम लीडरान लद्दाख के शामिल रहे हैं। वजारत दाखिला के साथ ये अहम मीटिंग मुनाकिद की गई है। बता दें कि इस मीटिंग में LAB के DA लीडरान शामिल रहे हैं, जहां तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लद्दाख के लीडरान की मांगों को लेकर अहम बातचीत हुई है और ये कहा गया है कि सरकार से पहली मीटिंग को मुस्तबत बताया गया है। वहीं कहा है कि सरकार ने हमारी सारी बातों को बहुत गौर से सुना है। इस बीच आपको बता दें कि लेह तशद्दुद को लेकर और लेह में मांगों को लेकर आज लद्दाख के लीडरान वजारत दाखिला से मिले हैं और ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें LAB और KDA के लीडरान शामिल हुए हैं। देखिए, बहुत ही एक अच्छे माहौल में और एक अच्छी शुरुआत से ये मीटिंग हुई है। खुले दिल से, चाहे लद्दाख के लीडरशिप हो, चाहे हमारे ऑफिशियल्स हो, होम मिनिस्ट्री के, सब लोगों ने बैठ के जो है हमारे जो मेन मुद्दे हैं, स्टेट हुड 6 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के ऊपर खुली मन से जो है डिस्कशन हुआ और उनके सामने हमने अपने सारी चीज़ें रखी है। और आगे जाके मुझे लगता है, मुझे एक ये उम्मीद जागा है हम सब में कि लद्दाख के इश्यूज़ को कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन जो है इसका हो जाएगा। ये हमारा मानना है, हमें लगता है। तो शुरुआत हुई है। अभी एक ही मीटिंग में तो कोई फैसला होना मुश्किल है, लेकिन हमने ये गुजारिश यही किया है कि एक टाइम बाउंड में बहुत ही कम समय में कुछ मीटिंगों में जो है वो इन इश्यूज़ को जो है सही तरीके से मंथन करके जो है इसका रेजोल्यूशन करें। इसमें हमने बाकी जो हमारे जो मेन मुद्दे हैं, स्टेट हुड 6 शेड्यूल के अलावा हमने जो हमारे लद्दाख में जो 24 तारीख की घटना घटी, उसके बाद जो स्थिति वहाँ बनी है, उस पर भी हमारे जो डिमांड थे, ये जुडिशरी इंक्वायरी का तो इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन जो हमारे जो 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 लद्दाख में जो डिटेनीज है जिनको जेल में बंद किया गया है, सोनम वांगचुक जी पे जो NSA लगाया है, और खुसूसन जो फैमिलीज़ जिन्होंने अपने घर के चिराग खोए हैं, उनको एक सही जो है एक कंपनसेशन मिले, ये सारी चीज़ें इनके सामने रखी है, बहुत ज़ोरदार तरीके से रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमें लगा कि बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली जो है MHA जो हमारे ये है वो बातचीत का शुरुआत जो है उन्होंने किया है। तो एक उम्मीद हमें जगह है कि आगे जाके कहीं ना कहीं हमारे लद्दाख के इशूज़ हमने सोनम वांगचुक जी के बारे में भी उनको बोला है कि उन पर जो NSA लगाया है उसको जल्द से जल्द हटा के उसको रिहा किया जाए। उसके साथ साथ लेह में जितने भी हमारे डिटेनीस हैं, हमारे लोगों को जेल में बंद किया गया, उनके बारे में भी कहा। और ख़ासकर जो हमारे जो इंजरीज हुए और खुसूसन जिन लोगों की मौत हुई है, उनके फैमिलीज़ को बहुत ही जिस तरीके से रिस्पांस आज के मीटिंग में हमने देखा, एक अलग एक बहुत ही एक सीरियस और सिंसियरली हमारा मानना है कि होम मिनिस्ट्री जो है वो इस बार लद्दाख के इश्यूज़ पे बात कर रहा है। शुरुआत बहुत अच्छा हुआ। उम्मीद ये है कि आगे जाके कहीं ना कहीं दोनों पार्टी जो है इसी कंसेंसस पे आए। बहुत अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग हुई MHA के ऑफिशियल्स, अपेक्स बॉडी और KDA की सब कमेटी की। हमारे ऑनरेबल MP साहब भी मौजूद थे, दोनों ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स भी मौजूद थे। और इस वक्त स्टेट हुड 6 शेड्यूल का जो इशू है वो ऑन टेबल है और उस पर मज़ीद अभी हम बात कर रहे हैं, डिलिब्रेशन चल रही है। इसके अलावा जो 24 सितंबर को जो घटना घटी थी लद्दाख के अंदर, उसमें हमने जो डिटेनीस है उनको फ़ौरन रिलीज़ किए जाने की मांग की, जिसमें सोनम वांगचुक साहब भी शामिल है। उनके इशू को भी स्ट्रॉन्गली हमारे को चेयरमैन कमर साहब, MP साहब और मैंने, और इसके अलावा हमारे दूसरे लीडर्स ने भी, करबलाई साहब ने भी इसको स्ट्रॉन्गली उठाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है उनको भी रिलीज़ किया जाएगा और जो दूसरे जो मेंबर्स हैं हमारे अपेक्स बॉडी के यूथ लीडर्स हों या जो भी डिटेनीस हों, उनको रिलीज़ किया जाए। और जो कंपनसेशन की हमने बात की है, जो मारे गए 24 सितंबर को और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी,
तो उस पर भी काफ़ी बात हुई। उम्मीद करते हैं कुछ समय में ये जो है इसका भी कोई फ्रूटफुल आउटकम आएगा। हम पॉजिटिव थे और पॉजिटिव हैं और बहुत जल्दी हम अगली मीटिंग के लिए मिलेंगे जिसमें हम 6 शेड्यूल स्टेटहुड की बात करेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर से दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर कांग्रेस एमएलएस की हंगामी मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने ये मीटिंग बुलाई है। श्रीनगर कांग्रेस दफ्तर में शाम 4:30 बजे मीटिंग होनी है। एनसी की तरफ से बुलाई जाने वाली ज्वाइंट मीटिंग में शामिल होने पर भी बातचीत होगी। राज्यसभा इलेक्शन को लेकर भी बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने कांग्रेस एमएलएस की हंगामी मीटिंग तलब की है, जो कि शाम 4:30 बजे श्रीनगर दफ्तर में होगी। इस मीटिंग में कांग्रेस ने अपने सभी एमएलए को शामिल होने की दावत दी है। बता दें कि इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बुलाई जाने वाली इत्तेहादी पार्टियों की मीटिंग में शामिल होने पर बात होगी, जो कि आज शाम श्रीनगर रेडिसन होटल में बुलाई गई है। इसके अलावा इस मीटिंग में राज्यसभा इलेक्शन को लेकर भी कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी बताएगी। इस बीच आने वाले इंतखाब के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर कांग्रेस एमएलएस की हंगामी मीटिंग होने जा रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है। श्रीनगर दफ्तर में शाम 4:30 बजे मीटिंग मुनाकिद होगी। एनसी की तरफ से बुलाई जाने वाली जॉइंट मीटिंग में शामिल होने पर बातचीत होगी। इसके अलावा राज्यसभा इलेक्शन को लेकर भी अहम बातचीत हो सकती है। और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का ऑटम सेशन कल से शुरू होने जा रहा है। असेंबली सेशन को लेकर कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। 23 अक्टूबर से असेंबली का आगाज होने जा रहा है। 24 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। 25-26 अक्टूबर को इतवार की वजह से छुट्टी का ऐलान किया गया है। 27 अक्टूबर को गवर्नमेंट बिजनेस डे है। 28 अक्टूबर से प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा होगी। वहीं 31 अक्टूबर पर चर्चा के इम्कान जाहिर किए गए हैं। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 31 अक्टूबर पर चर्चा को लेकर इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा 28 अक्टूबर से प्राइवेट मेंबर बिल पर भी चर्चा होगी। इसके साथ तमाम अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है, जहां कई मसले बेहद अहम माने जा रहे हैं। 27 अक्टूबर से असेंबली का आगाज होने जा रहा है। 24 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। इसके साथ ही 25-26 अक्टूबर को इतवार की वजह से छुट्टी का ऐलान किया गया है। 27 अक्टूबर को गवर्नमेंट बिजनेस डे है। वहीं 28 अक्टूबर से प्राइवेट मेंबर बिल पर भी चर्चा होगी। इसी के साथ आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर असेंबली का ऑटम सेशन कल से शुरू होने जा रहा है। असेंबली सेशन को लेकर कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है, जिसमें 23 अक्टूबर से असेंबली का आगाज होने जा रहा है। 24 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए वोटिंग भी होगी। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने इस बात पर जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की सभी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को फतेह हासिल होगी। उन्होंने कहा कि तमाम गैर बीजेपी पार्टियां इस बार मुत्तहिद हैं और आने वाले इंतखाब में एक बड़ा सरप्राइज देने वाली हैं। तनवीर सादिक ने इस बात की भी तस्दीक की कि कांग्रेस पार्टी आज होने वाली एमएलए की मीटिंग में भी शिरकत करेगी। उन्होंने कहा कि अवाम की उम्मीदें अब सेक्युलर और जमहूरी तंजीमों से वाबस्ता हैं और आने वाले वक्त साबित करेगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है। एक असेंबली मेंबर जो अपनी बिल्स है वो जब आगे दे देता है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी बन जाती है असेंबली की। उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बात बोली कि वहीद साहब ने लाई। सबसे पहले बहुत पहले 29 तारीख को मैंने वो जो लैंड ग्रांट्स रेस्टोरेशन जो एक्ट है उसके ऊपर मैंने बिल लाई, और वो हर एक गरीब के लिए जो ये कभी बाकी जो हमारे तनकीद करते हैं अपोजिशन वाले, ये उस गरीब आदमी का जिसके पास 50 साल 60 साल 70 साल से ज़मीन है, दुकान है, ये उसके लिए बिल है। ये उसके लिए है, फॉर एग्जांपल यहाँ के जो स्कूल हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनके वो लीज लैंड पे है। जो बड़े बड़े यहाँ के ऑफिसर्स हैं हमारे, जो यहाँ के नाम जिन्हें कमाया, वो उन स्कूलों से पढ़े हैं, अब हम उनसे वो स्कूल से वो प्रॉपर्टी ले जाइए, उनके लिए ये बिल है। तो मुझे लगता है इसको एक दूसरी रंगत देना बहुत गलत है। और जहाँ तक बिल की बात है, मेरी पूरी उम्मीद है, और मैं फिर से आपकी वसादत से जहाँ की गवर्नमेंट है उसको अपील करूँगा और हर एक एमएलए को कि जो हमारी बिल है वो कोई जानबूझ के कोई फोटो ऑप्स या कॉन्ट्रोवर्शियल बिल नहीं है। हम चाहते हैं जो 2022 में इसकी अमेंडमेंट हुई उसको कैंसिल करके जो 1960 की जो बिल थी लैंड ग्रांट्स एक्ट, उसको वापस रेस्टोर होंगे। हमारे शाम की जो लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग है उसमें कांग्रेस एक अलायंस का हिस्सा है, कोई रसाकशी नहीं है। हर एक अलायंस में आपस में बातें होती हैं, बातचीत होती है।
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और खानियार एमएलए अली मोहम्मद सागर ने पार्टी हेडक्वार्टर नवाइज सुबह श्रीनगर में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के ओहदेदारान की अलग अलग मीटिंग की है। मीटिंग में कश्मीर के नायब सदर और हजरत बल एमएलए सलमान अली सागर समेत मकामी लीडरान की मौजूदगी रही। वहीं मीटिंग में बताया गया है कि पिछले एक साल में मुख्तलिफ तरक्की और कल्याण काम पर कुल 8.10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें खानियार ए के लिए 3.5 करोड़ रुपए और खानियार बी के लिए 4.6 करोड़ रुपए शामिल हैं। सागर ने जमीनी सतह की कोशिश की तारीफ की, अवाम से नजदीकी राब्ता बनाए रखने पर जोर दिया और आगामी बाईपोल में एनसी को हिमायत देने की मांग की है। इससे जमहूरियत मजबूत करने और मुसलसल तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अहम बताया गया। वहीं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार शब्बीर अहमद गनी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी बडगाम ज़मीनी इंतखाब में आगे रहेगी। उन्होंने बताया कि बडगाम के लोगों ने नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के इस इंतखाब में हिस्सा लेने की अपील की है और उनकी मंशा के मुताबिक लोगों की अपील पर बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। शब्बीर अहमद गनी ने अपने भरोसे का भी इजहार किया कि पार्टी ज़मीनी इंतखाब में कामयाब होकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। मैं अपने फॉर्म की बात करता हूँ, हमारा इंशाल्लाह एक्सेप्ट हो गया सही से, तो मैं अपने फॉर्म की बात करता हूँ, हमारा एक्सेप्ट हो गया सही से, ठीक से हो गया। अच्छा, जैसे पहले लोग कैंपेन कर रहे थे, गाड़ियाँ निकलते थे, लोग किराए पे लाते थे, लेकिन हमने ऐसा प्रोग्राम नहीं करना है। हम घर घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे। हमारा मकसद यही है। इलेक्शन से पहले भी हमारा मकसद यही था, आज भी हमारा यही मकसद है। हम घर घर लोगों को जाना चाहते हैं और हम जाएंगे घर घर इंशाल्लाह। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी एक पार्टी है जो रात को दिन को घर घर जाएंगे। हमारा मिशन यही है, हम जाएंगे घर घर। यही है कि जो जितने भी बेरोजगारी है हम खत्म करना चाहते हैं। कोई भी मसला हो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। लोगों के बहुत मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। अब कितने मुश्किलात हम लोगों के कहेंगे, लेकिन हम पूरा इंशाल्लाह करने के लिए तैयार है लोगों के। जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा 2 सीटों पर ज़मीनी इंतखाब होने हैं, इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इलेक्शन को लेकर इंतजामिया भी अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में इंतजामिया की तरफ से लोगों को बेदार किया जा रहा है। हिंदुस्तानी आइन हर शहरी को 18 साल की उम्र से वोटिंग का हक देता है, जिससे वो असेंबली और पार्लियामेंट के लिए अपने नुमाइंदे चुन सकता है। बडगाम बाईपोल के मद्देनजर वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तलबा ने स्वीप प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में तलबा को वोटिंग और इसकी अहमियत के बारे में जानकारी दी गई है। इस प्रोग्राम का इनेकाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बडगाम ने किया, जिसमें सैकड़ों मकामी शहरियों ने हिस्सा लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में हम रह रहे हैं और इस जमहूरियत की जब बात करते हैं तो यहाँ पर 18 साल के ऊपर जो ही एक इंसान होता है तो उसको राइट टू वोट दिया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा डिसीजन है इंसान का जिस डिसीजन से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है और उसको असेंबली या पार्लियामेंट तक भेज सकता है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडेंट्स हैं जो स्वीप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने आए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो आज का प्रोग्राम है जिसमें इनको वोट की जानकारी दी जाती है, वोट ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वोट से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम बिस्मा मंजूर है। बिस्मा, आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ प्रोग्राम में आज पार्टिसिपेट करने आए हैं स्वीप प्रोग्राम में, तो यहाँ पर आपको वोट के रिलेटेड जानकारी दी जाती है, तो क्या कुछ आपको हासिल होता है इस वोट से? सर अगर मतलब ये जो वोट है ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मतलब ये जो वोट है ये हमारी एक आवाज़ है, ये एक पावर है जिससे हम मतलब ये जो हमारी डिमांड्स है मतलब हम मतलब जो हम जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिस पर्सन को हम वोट डालेंगे, आगे जाके जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगे वो हमें मतलब वो सॉल्व कर देंगे। साथ में हम देखते हैं क्योंकि 18 साल के ऊपर जब हमारी कंट्री में एक इंसान होता है तो उसको राइट टू वोट दिया जाता है, तो किस तरीके से इंसान को वोट अपना कास्ट करना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? जी सर, जो मतलब 18+ होता है फिर वो एलिजिबल होता है वोट डालने के लिए। पहले तो उसको मतलब मैं अपने हिसाब से बोलूंगी कि उसको पहले मतलब ये देखना चाहिए कि जिसको वो इलेक्ट करे, मतलब जिस पर्सन को वो वोट डाले, उसको देखना चाहिए कि उसमें कौन सी क्वालिटीज है। अगर मैं इसको वोट डालूंगा, क्या ये आगे जाके जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी सोसाइटी में, क्या ये उनको फुलफिल करेगा, क्या ये हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, जो भी हमारी डिमांड्स हैं क्या ये उनको फुलफिल करेगा। तो उसको सोच समझ के वोट डालना चाहिए कि क्या मतलब इस पर्सन में वो क्वालिटीज है, क्या ये मतलब मेरे वोट को डिजर्व करता है। तो पहले इसको देखना है अच्छे से, मतलब इसमें वो क्वालिटीज है, इसमें लीडरशिप के क्वालिटीज है, इसमें वो गट्स है, तभी जाके इसको वोट डालना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। वोट उस इंसान को देते हैं जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, तो लीडरशिप क्वालिटीज के लिए एक इंसान को ये राइट दिया गया है कि वो उस लीडर को चुने जिस लीडर में खासियत लोगों को लगे कि इसमें वो खासियत है, वो खुसूसियात है जिन
खुसूसियात की बलबूते पर इसको लोग चुनेंगे और उसको ऐवान तक भेजेंगे। आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। सादिया फिरदौस। सादिया, आप मुझे ये बताइए, राइट टू वोट हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता है। 18 साल के बाद जो ये राइट दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कितना महत्वपूर्ण चीज़ है ये एक इंसान की ज़िंदगी में, खासतौर पर भारत में जितने भी लोग रहते हैं? मेरे हिसाब से खासकर वुमेन्स के लिए, ताकि वो भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ही अच्छा एक राइट है, ताकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर ये जो ये वोट, राइट टू वोट है हमारे पास, जो कि जो मोनार्क रूल है, बाकी रूल है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हमारे पास ये हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, जो हमें ये वोट देता है कि ये एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फिर ये राइट टू वोट उसमें डाला गया, ये बहुत ही अच्छा है। मगर ये राइट टू वोट दिया गया है, मगर बहुत ही जो बाकी पर्सन्स है, कुछ पर्सन्स है जो इसको ऐसे ही जाने देते हैं कि वोट बायकॉट करना है, मगर उनको ये समझ ही नहीं आता है। जो ये वोट बायकॉट करते हैं, वो खुद ही अपनी वॉइस को दबा देते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि वोट दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, इसकी इम्पोर्टेंस, हमें कुछ अवेयरनेस कैंप्स जनरेट करने चाहिए इस पे कि राइट टू वोट है, ये हमारी वॉइस है, हमें इसको दबाना नहीं चाहिए। हमें जितनी इम्पोर्टेंस को दी गई है उससे ज्यादा हमें इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और अपनी वॉइस को आगे लेना चाहिए। बिल्कुल, राइट टू वोट हमारी वॉइस है, और इस वॉइस के जरिए जो है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को ऐवान तक भेजते हैं, और वो लोगों के मसाइल वहाँ पर डिस्कस करता है, रेज करता है, और उन मसाइल का अजाला निकलता है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं बडगाम से नूरुल अमीन। रामबन जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्ते एक बड़ी परेशानी बन गए हैं और बनिहाल शहर एक हॉटस्पॉट के तौर पर उभर रहा है। शहरियों का कहना है कि सूरज डूबने के बाद बनिहाल शहर और उसके आसपास के कुत्तों के झुंडों के घूमने के सबब आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हो जाती है। लोगों ने बताया कि पुराने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के किनारे मुंदरलाकूट, डाक बंगला, बस स्टैंड, अस्पताल रोड, नागबल और पुराने टोल पोस्ट समेत कई इलाकों में आवारा कुत्तों के कई झुंड एक्टिव हो गए हैं और कभी कभी आसपास के गाँव में भी घुस जाते हैं। अस्पताल के अफसरान ने बताया है कि पिछले 9 महीनों में डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल बनिहाल में कुत्तों के काटने के 89 मामले सामने आए हैं। अब ज़ी मीडिया ने बनिहाल नगर पालिका के इस मुद्दे के बारे में ईशान चोपड़ा से बात की तो चोपड़ा ने कहा कि हमने अफसरान के साथ इस मुद्दे को उठाया और जल्द ही इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगा कि ज़ी मीडिया का बहुत शुक्रगुजार है कि हर वक्त जो यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट लेती है। तो आपने खुद देखा होगा काफ़ी टाइम से यहाँ पे आवारा कुत्तों ने तबाही मचाई है। अगर हम पिछले 9 महीने की बात करें, लगभग 80 के करीब केस आए हैं। पिछली बार भी वहाँ अशर में जो बाइक पे चल रहे थे तो उनको भी इंजर्ड किया, अभी वो कौमों में एडमिट है। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की म्यूनसिपलिटी से कि प्लीज़ आप इन पे एक्शन लो, क्योंकि दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। और हमने ऑलरेडी इस पे एक एक्शन अपने तैयार करना शुरू कर दिया हुआ है। वेट करते हैं, देखते हैं थोड़ा दिन, 2, 4, 5 दिन, हफ्ता है कि क्या इस पे एक्शन होता है। एक कॉन्स्ट्रेन ये आती है कि हमारे पास इस वक्त कुछ इस तरह डॉग पकड़ने वाली फैसिलिटी नहीं है ये, तो जैसी वो फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है हम इस पर एक्शन लेंगे। इसी के साथ हम जो लोकल हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ में मिलकर हम एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं। थर्ड, मैं आम जनता को ये अपील करूँगा कि ये देखिए, इतने कुत्ते डॉग्स आना ये नॉर्मल नहीं है। ये कुछ जानबूझ के इनको छोड़ रहा है यहाँ पे। हमें भी कुछ जब हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं जी ये टनल पार से या कहीं दूसरी जगह से ला के इनको यहाँ छोड़ दिया जाता है। तो ये आप लोगों से भी अपील है कि वो बंदा आइडेंटिफाई करें, जो भी है, जो भी कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करें और ये कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसको रिपोर्ट करें फटाफट कि कौन है ये ज़रूरी। क्योंकि आप अगर इसको यहाँ से मान लें, हम ये सोल्यूशन निकाल लेते हैं इस परेशानी का। बनिहाल में आवारा कुत्तों की वजह से जो है दहशत दिन ब दिन फैलती जा रही है। वहीं बनिहाल मार्केट की अगर हम बात करेंगे या गांव की बात करेंगे तो शाम के बाद जो है एक बंदा अकेला नहीं चल सकता है, इतना डर लगता है, क्योंकि झुंडू के झुंड जो है वो कुत्ते शाम के बाद निकलते हैं। जो मार्केट है दिन ब दिन इनकी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं गाँव की अगर हम बात करेंगे तो
स्कूली बच्चों को, जो नर्सरी LKG में स्कूली बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उन्हें पेरेंट्स अकेले भेजने में जो है वो काफ़ी डर रहे हैं। पिछले 9 महीने से जो हमारे पास रिकॉर्ड है, करीब 80 लोगों को बनिहाल में कुत्तों ने काट दिया है, जिनकी वजह से कुछ लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं हालिया दिनों में बनिहाल के अशर इलाके में 2 भाई सुबह सवेरे जो नानवाई का काम कर रहे हैं, बाइक लेके जा रहे थे अपनी दुकान खोलने के लिए, उनका पीछा जो है वो कुत्तों ने करके बाइक को गिरा दिया और अभी भी बाइक जो है उनमें से एक कोमा में श्रीनगर में उनका अभी इलाज चल रहा है। तो दिन ब दिन कुत्तों की बढ़ोतरी इस बनिहाल में हो रही है। वहीं लोगों के जो गांव में लोग हैं, उनके मुर्गा पालने वाले हैं, माल मवेशी पालने वाले लोग हैं, भेड़ बकरियां, उन्हें भी रात को जो है कुत्ते घरों में जाके जो है नुकसान पहुंचाते हैं। कुत्ते इतने ज्यादा है कि बनिहाल के मार्केट में जो है एक बंदा अकेला रात के समय या सुबह सवेरे नहीं चल सकता है। बनिहाल के लोगों ने म्युनिसिपैलिटी से रिक्वेस्ट की है कि इन कुत्तों के बारे में कुछ सोचा जाए और लोगों को इससे राहत दी जाए। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए बनिहाल रामन से। विश्वकर्मा दिवस पर आज उधमपुर MH में वाकई विश्वकर्मा मंदिर में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद भगवान के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। आज सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी लाइन में लगकर अकीदतमंद भगवान विश्वकर्मा के दर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर सुबह 9 बजे मंदिर में हवन यज्ञ शुरू किया गया, जिसकी समाप्ति पूर्णाहुति के साथ की गई। इसके बाद अकीदतमंदों में प्रसाद भी तकसीम किया गया। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को, खासकर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के वासियों को, जहां पर ये हर साल ये प्रोग्राम विश्वकर्मा मंदिर उधमपुर में मनाया जाता है, हर साल की तरह आज भी विश्वकर्मा डे धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं अंदर कीर्तन वगैरह चल रहा है। हमारी मंडली जो है आज सुबह 4 बजे से हर साल की तरह मिस्त्री भाई, क्योंकि उन्होंने आज व्रत रखा होता है कहीं, उन्हें 4 बजे से यहाँ दर्शन के लिए आना शुरू हो जाते हैं। तो तब से ये दर्शन कर रहे हैं, लाइनें लगी आप देख रहे हैं। तो सुबह 9 बजे हमारा हवन जो शुरू हुआ, उसके बाद 10 बजे पूर्णाहुति हुई, उसके बाद जहाँ ध्वज फहराया गया। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह के बर्थडे पर हर तरफ से उन्हें मुबारकबाद मिल रही है। इसी कड़ी में LG मनोज सिन्हा ने भी वजीर दाखिला शाह को मुबारकबाद दी है। पोस्ट करके लिखा, वजीर दाखिला ने मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत करने में अहम रोल अदा किया है। शाह ने न सिर्फ मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी को नई सिमत दी, बल्कि रिफॉर्म्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल इंक्लूजन को भी फरोग दिया है। कुपवाड़ा जिले में LOC के पास वाक़ई केरन सेक्टर एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो नेचुरल खूबसूरती का शानदार संगम पेश करता है। ये इलाका हरियाली से ढके मैदानों, बहती नदियों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ सैर सपाटे के साथ साथ कैंपिंग और दीगर एडवेंचर एक्टिविटीज का भरपूर मजा लिया जा सकता है। मकामी लोगों का मानना है कि केरन में टूरिज्म के बेपनाह इम्कानात हैं, जिन्हें सरकार की मदद से और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर सयाहों के लिए परमिटिंग प्रोसेस को आसान बनाया जाए तो ज्यादा लोग यहाँ आने के लिए मुतासिर होंगे। इससे न सिर्फ सयाहों को काफी सर्विसेज मिलेंगी, बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस इलाके में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, ताकि देश भर से आने वाले सयाहों को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। साथ ही लोगों ने पूरे मुल्क के लोगों से भी कश्मीर आने की अपील की है। हम आए थे यहाँ पे नाइट स्टे के लिए और ये केरन वैली में, यहाँ बहुत अच्छा लगा। हम कल रात थोड़ी शाम को पहुँचे, फिर भी यहाँ पे बहुत मज़ा आया। जब जैसे हम यहाँ पे पहुँचे, फिर लोकल किसी से मिले, हमने यहाँ से पूछे ये इस साइड क्या है, उन्होंने बोला ये पाकिस्तान है। हम यकीन ही नहीं कर पाए कि मतलब ये कैसे हो सकता है। जैसे दरिया के पार पाकिस्तान, यहाँ पे ना कोई, यहाँ पे इस साइड आर्मी है ना कोई है, इतना शांति है यहाँ पे, इतना पीसफुल है कि मतलब मुझे लगा यहाँ पे टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे। अभी तो ठीक ठाक है यहाँ पे माहौल भी, और सपोर्टिव भी है यहाँ पे। इतना यहाँ पे रेंट का, टेंट कैंपिंग वैम्पिंग लगाने का उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मेरा यहाँ पे होटल, होम स्टे और कैफ़े है और कैंपिंग करवाता हूँ यहाँ पे। तो मैं जी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इतने दूर से आए हैं यहाँ पे फर्स्ट विलेज इंडिया का केरन वैली में।
तो यहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मेरी यही लोगों से अपील रहेगी, बाहर के हैं चाहे लोकल्स हैं, यहाँ पे आएँ, खूबसूरत इलाका है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप जब आएंगे आप खुद ही देखेंगे कि यहाँ के कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है और आपके इंडिया में हर एक बहुत सारी जगह खूबसूरत हैं और यहाँ का एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आपके पीछे देख सकते हैं हमसाया मुल्क और यहाँ पे हम इंडिया में बैठ के इस टाइम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही सेफ है यहाँ पे। हमारे पास कुछ मेहमान भी रुके हैं, आप उनको भी दिखाइएगा ज़रूर। अगरचे बात की जाए केरन वैली की, तो केरन वैली जिस तरीके से मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, किशन गंगा जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमसे अलग करता है, जो हमारा आधा जो हिस्सा है वो बिल्कुल उसको अलग यहाँ पे ये किशन गंगा ही करता है। और उसी के चलते यहाँ पे जो केरन वैली के अंदर जिस तरीके से मेरे लगभग इस साल की अगर मैं बात करूँ तो इस साल मैंने यहाँ पे तकरीबन मैं 10-12 बार जो है यहाँ पे आ चुका हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल लोगों को चाहिए कि वो आए, क्योंकि यहाँ पे एक नज़ारा जो है खूबसूरती का जो है लुत्फ़ उठाना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात भी है कि जिस तरीके से आज कल हम मोबाइल नेटवर्क के साथ ज़्यादा जो है जुड़े हुए, और यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत कम है, तो एक अलग सा सुकून यहाँ पे हमें देखने को। जी जैन के लद्दाख में आपका खैर मकदम, मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज मंजर। इस वक्त हम मौजूद सरहदी ज़िले कुपवारा के ALC पे, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इसको हम कहेंगे। आप मेरे पीछे देखते हैं, इसको हम किशन गंगा के नाम से जाना जाते हैं। जो उस पार उसको विलेज दिखाई देता है वो ऑक्यूपाइड पाकिस्तान का एक कश्मीर है। अब मेरे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ आए थे, टूरिस्ट आए थे, उनसे हमने बात की। उनका साफ तौर कहना है कि खुशी महसूस हो रहा है कि एक तरफ से पाकिस्तान और एक तरफ से हिंदुस्तान, और जो बीच में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो खाली किशन गंगा ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए, ताकि जो कि माहौल ऐसा अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है आना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को इससे रोज़गार के मौके फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। जी मीडिया के लिए कुपवारा से एजाज मंजर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, देखते रहिए जम्मू कश्मीर।